हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट से रिलेटेड है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, उस टॉपिक का नाम है शार्प इंडेक्स मॉडल। इस टॉपिक के मैं मल्टीपल वीडियोस बनाऊंगा, बेसिकली आई थिंक 2 और 3 वीडियोस बनेंगे, जिसमें इस फर्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पहली चीज ये थ्योरी है क्या, ये मॉडल है क्या। ओके, इसका ओवरव्यू देखेंगे और इस मॉडल के थ्रू हम इंडिविजुअल सिक्योरिटी का रिस्क और रिटर्न कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखेंगे। सेकेंड वीडियो में हम देखेंगे कि इसके यूज करके हम पोर्टफोलियो का रिस्क और रिटर्न कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, क्योंकि बिफोर वी गो टू द पोर्टफोलियो वी मस्ट नो हाउ टू कैलकुलेट द रिटर्न एंड रिस्क फॉर इंडिविजुअल सिक्योरिटी, राइट। तो हम ये स्टार्ट करते हैं समझना कि शार्प इंडेक्स मॉडल है क्या। एक्चुअली शार्प इंडेक्स मॉडल के पहले जो मॉडल डेवलप हुआ था वो था मार्कोविच मॉडल। ओके, मार्कोविच मॉडल में एक लिमिटेशन थी कि उसमें कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा करनी पड़ती थी, क्योंकि मार्कोविच मॉडल में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था कोरिलेशन, मतलब हर सिक्योरिटी का कोरिलेशन हमें देखना पड़ता था। जैसे अगर मेरे पास एक पोर्टफोलियो है, ओके, उस पोर्टफोलियो में 5 एसेट है, लेट्स से एक सिक्योरिटी, 2 सिक्योरिटी, 3, 4 और 5 सिक्योरिटीज है। ओके, तो मार्कोविच मॉडल में क्या होता था, हमें ईच सिक्योरिटी का दूसरी सिक्योरिटी से कोरिलेशन कैलकुलेट करना पड़ता था। मतलब ए का बी के साथ, ए का सी के साथ, ए का डी के साथ, ए का ई के साथ, ऐसे ही बी का सी के साथ, बी का डी के साथ और बी का ई के साथ, ऐसे ही सी का डी के साथ, सी का ई के साथ। तो बहुत सारी मल्टीपल कैलकुलेशंस करनी पड़ती थी। और अगर एक और सिक्योरिटी ऐड हो जाए फॉर एग्जांपल, तो ये जो कैलकुलेशन है वो इंक्रीज हो जाएगी और ओके। तो मार्कोविच मॉडल में हमें पोर्टफोलियो का रिस्क और रिटर्न कैलकुलेट करने के लिए जो कैलकुलेशन करनी थी बहुत ज्यादा होती थी। तो हमें कितने इनपुट चाहिए होते थे, तो हमें n-1 डिवाइड बाई 2 एक पोर्टफोलियो का रिस्क और रिटर्न कैलकुलेट करने के लिए हमें इतने इनपुट फैक्टर चाहिए होते थे। जैसे अगर मेरी 50 सिक्योरिटीज है तो 50 मल्टीप्लाई बाय 50 माइनस 1 डिवाइड बाय 2, 50 मल्टीप्लाई बाय 49 डिवाइड बाय 2, मतलब 1225। इतने मुझे नंबर ऑफ इनपुट चाहिए थे पहले। इतने नंबर ऑफ इनपुट होंगे तब जाके मैं उस पोर्टफोलियो का जिसमें 50 सिक्योरिटीज है उसका रिस्क रिटर्न कैलकुलेट करके ऑप्टिमल पोर्टफोलियो निकाल पाऊंगा। तो कैलकुलेशन पार्ट बहुत ज्यादा था, इस कारण से वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स मॉडल था। तो इसकी लिमिटेशन को दूर करने के लिए विलियम शार्प ने एक नया मॉडल दिया जिसको हम शार्प सिंगल इंडेक्स मॉडल कहते हैं। ओके, अब वो क्या बताता है शार्प इंडेक्स मॉडल, उन्होंने क्या बोला कि हमें ईच सिक्योरिटी का दूसरी सिक्योरिटी से कोरिलेशन देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो सिक्योरिटीज है ये कहां पे है, ये एक मार्केट में है, दे आर इन मार्केट, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट। ओके, और ये जो सिक्योरिटी है किसी न किसी तरीके से आर लिंक्ड टू द मार्केट। वो ऐसा बोलते हैं कि दो सिक्योरिटीज आर लिंक्ड टू द मार्केट। लिंक कैसे, कि अगर मार्केट में इंक्रीज या डिक्रीज होता है, ओके, रिटर्न इंक्रीज होता है या रिस्क इंक्रीज होता है, उसके अकॉर्डिंग इन सिक्योरिटी पे भी इंपैक्ट पड़ता है। एक सिक्योरिटी वो इंक्रीज या डिक्रीज होगी मार्केट के अकॉर्डिंग, किस डिग्री में इंक्रीज या डिक्रीज होगी दैट इज समथिंग डिफरेंट थिंग। ओके, बट ये जो सिक्योरिटीज है इन सम वे उनका जो रिस्क और रिटर्न होता है वो मार्केट से लिंक्ड होता है। तो इनमें आपस में कोरिलेशन देखने की बजाय व्हाई शुडंट वी यूज द मार्केट। तो वो क्या बोलते हैं, ये सिक्योरिटीज है आपकी ए बी सी डी ई, तो इनमें आपस में कोरिलेशन देखने की बजाय आप मार्केट इंडेक्स से ही इनका कोरिलेशन क्यों नहीं देखते हो कि ये मार्केट से कैसे रिलेटेड है। उनका ये लॉजिक था कि आपस में रिलेशन मत देखो, ओके, क्योंकि दी सिक्योरिटी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दे आर लिंक्ड टू द मार्केट। मार्केट के रिस्क और रिटर्न का इन पे भी इंपैक्ट पड़ता है। सो व्हाई शुड वी लिंक देम टू ईच अदर, लेट्स फाइंड अ लिंक बिटवीन ऑफ दो सिक्योरिटी टू द मार्केट। ओके, तो इसलिए बोलते हैं सिंगल इंडेक्स मॉडल। इसमें एक ही इंडेक्स को हम ध्यान में रखते हैं और उसके अराउंड हम देखते हैं कि बाकी सिक्योरिटीज का उनसे क्या लिंक्ड है, क्या रिलेशन है, और उसके बेसिस पे हम रिस्क और रिटर्न कैलकुलेट करते हैं। ओके, सो क्लियर। तो इसमें हमें जो नंबर ऑफ इनपुट चाहिए वो कम चाहिए। ओके, इसमें जो हमें इनपुट चाहिए होता है वो 3n+2 इतने इनपुट चाहिए होते हैं। जैसे अगर किसी पोर्टफोलियो में 50 ये सिक्योरिटीज है तो 3 मल्टीप्लाई बाय 50 प्लस 2, तो 152 इनपुट चाहिए होंगे हमें। इस वाले मॉडल में हमें 1 to 5 इनपुट चाहिए थे, तब जाके हम पोर्टफोलियो 50 सिक्योरिटीज वाले पोर्टफोलियो का रिस्क रिटर्न कैलकुलेट करके ऑप्टिमम पोर्टफोलियो निकाल सकते थे। जबकि इसमें हमें 152 इनपुट फैक्टर चाहिए। ओके,
तो ये रीजन था डेवलप होने का और शार्प इंडेक्स मॉडल, और उन्होंने इस तरह से बताया कि सिक्योरिटी इज लिंक्ड टू द मार्केट, सो वी शुड फाइंड अ लिंक विद द मार्केट एंड ऑन द बेस ऑफ दैट वी शुड कैलकुलेट द रिस्क एंड रिटर्न। ओके, तो ये क्लियर है, ये क्लियर है। अब हम देखते हैं कि इन्होंने क्या बताया कि रिस्क और रिटर्न कैसे कैलकुलेट करना है। ओके, तो अब हम देखते हैं कि शार्प इंडेक्स मॉडल में इंडिविजुअल सिक्योरिटी का रिस्क और रिटर्न कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं रिटर्न। रिटर्न, ओके, और इधर लेते हैं रिस्क। एक एक करके देखे जाते हैं रिस्क। अगेन जैसा मैंने बोला, शार्प मॉडल का बेसिस क्या है, वो कहते हैं कि हर सिक्योरिटी का रिस्क और रिटर्न मार्केट से लिंक्ड होता है। तो रिटर्न जो होता है, उन्होंने कहा कि रिटर्न दो चीजों पे डिपेंड करता है किसी भी सिक्योरिटी का। एक तो होता है मार्केट पे डिपेंड करता है, एक होता है उनके खुद के परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। दो चीजें हुई, मार्केट पे और उस पे। तो मार्केट पे उनका रिटर्न डिपेंड करता है। ओके, तो हमें मार्केट और जो इंडिविजुअल सिक्योरिटी है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ क्या देख रहे हैं, सिक्योरिटी का रिटर्न। तो मार्केट और सिक्योरिटी के रिटर्न में क्या रिलेशन है वो हमें देखना पड़ेगा। तो हमने देखा था मार्केट और सिक्योरिटी के बीच का जो रिलेशन है वो किससे डिनोट होता है, वो होता है बीटा से। तो हमने देखा था मार्केट मतलब जब हम मार्केट की बात करते हैं, मार्केट का रिस्क, मार्केट का रिटर्न, जब मार्केट रिस्क की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है सिस्टमैटिक रिस्क, जो पूरे मार्केट को इंपैक्ट करती है, पूरे सिस्टम को इंपैक्ट करती है। ओके, तो मार्केट मीन सिस्टमैटिक, और सिस्टमैटिक किससे डिनोट होता है, बीटा से। सिस्टमैटिक रिस्क किससे मेजर होती है, बीटा से। तो जब हम मार्केट और सिक्योरिटी के रिलेशन की बात करते हैं तो हमें बीटा मेजर करना होता है, तो हमें बीटा आइडेंटिफाई करना होता है। बीटा से हमें क्या पता चलता है, हमने पढ़ा था मार्केट का बीटा जो हमेशा 1 होता है, और लेट्स से मेरी सिक्योरिटी का बीटा जो सिक्योरिटी है, मेरी सिक्योरिटी का बीटा 1.5 है। ठीक है, अगर मार्केट रिटर्न दे रहा है 10%, ओके, मार्केट रिटर्न देता है 10%, तो मेरी सिक्योरिटी कितना रिटर्न देनी चाहिए, तो वो बेस्ड ऑन द बीटा इट शुड गिव मी 15% रिटर्न। ओके, क्लियर। तो वापस समझते हैं, शार्प कहते हैं कि किसी भी सिक्योरिटी का जो रिटर्न होता है वो मार्केट और उनके ओन फैक्टर पर डिपेंड करता है। मार्केट मतलब मार्केट और सिक्योरिटी के बीच का रिलेशन हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, बेस्ड ऑन बीटा। तो बीटा के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि अगर बीटा इतना है सिक्योरिटी का तो उसका रिटर्न कितना होना चाहिए। ओके, क्लियर। अब ओन फैक्टर्स, ओन फैक्टर को मैं दो हिस्सों में डिवाइड करता हूं। तो पहली चीज तो हमारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म हो गया बीटा। बीटा को हम मार्केट से मल्टीप्लाई करके हम हमारे सिक्योरिटी का रिटर्न कैलकुलेट करते हैं। ओके, ये एक कंपोनेंट है हमारे रिटर्न का। ओके, दूसरी चीज अब देखते हैं ओन फैक्टर। ओन फैक्टर में हम जनरली क्या अनसिस्टमैटिक फैक्टर शामिल करते हैं। अनसिस्टमैटिक, हमने जब रिस्क पढ़ा था हमने देखा था एक होती है सिस्टमैटिक रिस्क जो पूरे सिस्टम से रिलेटेड होती है। ओके, तो वो हमने यहाँ देखा सिस्टमैटिक फैक्टर के कारण जो हमारा रिटर्न होता है। अब कुछ अनसिस्टमैटिक फैक्टर होते हैं, अनसिस्टमैटिक फैक्टर जो उस कंपनी स्पेसिफिक से रिलेटेड होते हैं। ओके, और वो जो अनसिस्टमैटिक चीज होती है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, दोनों चीजें हो सकती है। इट कैन बी पॉजिटिव न्यूज, इट कैन बी नेगेटिव। वो जो फैक्टर है अनसिस्टमैटिक वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो दीज आर बेसिकली अनएक्सपेक्टेड फैक्टर्स। ये जो अनएक्सपेक्टेड चीजें होती है जिसके कारण कंपनी के अर्निंग पे पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी इंपैक्ट होता है, इसको डिनोट करते हैं इससे ई से, ई आई है। ओके, इंडिविजुअल सिक्योरिटी का, इसको एरर टर्म या रेजिडुअल रिस्क ऐसा भी बोलते हैं। ओके, तो जो रिटर्न होता है इससे भी इंपैक्ट होता है। सो दिस इज आल्सो फैक्टर। ओके, एक फैक्टर हुआ बीटा और मार्केट का रिटर्न, दूसरा फैक्टर हुआ ये जो रिटर्न को इंपैक्ट करता है। ओके, तीसरा फैक्टर होता है अल्फा। ओके, और तो ये सब चीजें मैं एक प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं जिसमें हमने कैरेक्टरिस्टिक लाइन डिस्कस की थी, बट यहाँ पे ज्यादा रेलेवेंस है इसलिए मैं आपको वापस बता रहा हूं। अल्फा क्या होता है, अल्फा इज एक्सेस रिटर्न, एक्सेस रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी। एक्सेस मतलब किससे एक्सेस, कंपेयर टू मार्केट। तो एक सिक्योरिटी
ओके, जो मार्केट के रिटर्न से ज्यादा रिटर्न अर्न करती है, ओके, यहां नहीं बीटा को कंसीडर करते हुए नहीं, स्टैंड अलोन अगर मार्केट मेरा 0% रिटर्न देता है तो इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि अगर मेरा मार्केट 0% रिटर्न देगा तब मेरा स्टॉक कितना रिटर्न देगा, लेट्स से 4% रिटर्न देता है तो 4% इज योर अल्फा। ओके, तो अगर अल्फा को हमें बहुत ही सिंपल शब्द में बताना है तो अल्फा क्या होता है, अगर मार्केट मेरा 0% भी रिटर्न दे रहा है, ओके, तब भी मेरी सिक्योरिटी कितना रिटर्न दे रही है, दैट इज व्हाट कॉल्ड अल्फा। ओके, तो अल्फा का पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। हो सकता है अगर मार्केट 0% रिटर्न दे रहा है तो आपकी सिक्योरिटी -2% रिटर्न दे रही है, तो अल्फा का पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो अल्फा इज एक्सेस रिटर्न, एक्सेस कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ओके, एक्सेस रिटर्न ओवर एंड अबव द मार्केट रिटर्न। ओके, सो दिस इज समथिंग जो भी कंपनी की उसके ये एक्सपेक्टेड होता है, दिस इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न। ओके, अनसिस्टेमेटिक रिस्क जो होती है वो अनएक्सपेक्टेड होती है। ओके, अनसिस्टेमेटिक रिस्क के कारण जो रिटर्न आता है वो अनएक्सपेक्टेड आता है, जबकि कि हमें पहले से पता होता है हाँ ये कंपनी है, इट्स अ गुड कंपनी, मार्केट कैसा भी परफॉर्म करेगी इतना रिटर्न तो देगी ही। ओके, मार्केट से मतलब इतना ज्यादा रिटर्न तो देगी ही। ओके, तो मार्केट अगर 0% भी रिटर्न देता है तो ये सिक्योरिटी 4% देगी, तो ये जो 4% हो ना, दिस इज व्हाट आवर अल्फा इज। ओके, तो 3 एलिमेंट हो गए रिटर्न कैलकुलेट करने के लिए। एक तो होता है मार्केट का रिटर्न कितना है, उसको हम बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, एक कंपोनेंट ये मिला, दूसरा कंपोनेंट है अनसिस्टेमेटिक रिस्क के कारण, अनसिस्टेमेटिक फैक्टर्स के कारण कितना रिटर्न मिल रहा है वो एक कंपोनेंट हुआ, और तीसरा कंपोनेंट हुआ हमारा अल्फा कि हमारा कितना रिटर्न वो एक्सेस देती ही है। ओके, इररिस्पेक्टिव ऑफ द मार्केट रिटर्न वो। तो अगर मैं रिटर्न का फॉर्मूला लिखूं, रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी, इधर लिख देते हैं, रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी इक्वल टू फर्स्ट इज अल्फा। अल्फा ये हमारा फिक्स्ड हो गया कि इतना तो देगी ही, 4% है तो देगी ही। ओके, दूसरा होता है बीटा। ओके, दूसरा है बीटा ऑफ आरएम। बीटा ही हमारी सिक्योरिटी का बीटा मल्टीप्लाई बाय मार्केट का रिटर्न। ओके, तो ये मार्केट का रिटर्न है और हमारी कंपनी का कितना होगा, तो ये रिलेशनशिप जो होती है वो बीटा से डिनोट होती है, तो मल्टीप्लाई बाय बीटा प्लस इसमें कर देते हैं ये एरर रिटर्न, मतलब जो भी अनसिस्टेमेटिक रिस्क, ओके, अनसिस्टेमेटिक रिस्क के कारण जो एक्स्ट्रा रिटर्न मिलेगा वो, तो ये तीनों को टोटल कर देंगे तो ये हमारे सिक्योरिटी का रिटर्न आ जाएगा। दिस इज द रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी। ओके, तो जैसा मैंने बोला सिक्योरिटी का रिटर्न मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, ओन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। मार्केट का मतलब मार्केट और हमारी सिक्योरिटी के बीच का रिलेशन किससे डिफाइन होता है, बीटा से डिफाइन होता है, राइट, क्योंकि सिस्टमैटिक रिस्क है, सिस्टमैटिक रिटर्न है, तो वो मार्केट से डिफाइन होता है। तो मार्केट का रिटर्न मल्टीप्लाई बाय बीटा, दैट इज वन फैक्टर। दूसरा, अब ओन फैक्टर जो है उनमें एक फिक्स्ड फैक्टर एक वेरिएबल हो गया, वेरिएबल मतलब अनसिस्टमैटिक, कभी होगा कभी नहीं होगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। तो अनसिस्टमैटिक रिस्क के कारण कितना रिटर्न है वो हमने यहाँ लिख दिया, और अल्फा कि ऐसा रिटर्न जो कंपनी देगी ही, मार्केट का रिटर्न भले ही 0 हो जाए बट वो कंपनी उतना रिटर्न देगी ही। ओके, सो दैट इज कॉल्ड अल्फा। ओके, तो अल्फा एक फिक्स्ड फैक्टर हो गया। तो इन तीनों की टोटल हमारी रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी हो गई। ओके, तो सबसे पहले हमें इस तरह से हमें रिटर्न कैलकुलेट करना है इंडिविजुअल सिक्योरिटी का। ओके, अब अगेन रिस्क की बात आती है। ओके, रिस्क, तो रिस्क भी विलियम शाह बोलते हैं कि रिस्क भी एक तो मार्केट रिस्क हो गई, ओके, और एक तो सिक्योरिटी की ओन रिस्क हो गई। ओके, मार्केट रिस्क जो मार्केट फैक्टर्स के कारण होती है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, मार्केट फैक्टर के कारण होती है। दिस इज अगेन कॉल्ड अ सिस्टमैटिक रिस्क, दिस इज अ सिस्टमैटिक रिस्क। ओके, दिस इज सिस्टमैटिक रिस्क। ओके, पहली चीज इंपॉर्टेंट चीज है कि शार्प इंडेक्स मॉडल में जब हम रिस्क मेजर करते हैं हम वेरिएंस से। रिस्क इज मेजर्ड बाय वेरिएंस इन द शार्प इंडेक्स मॉडल। ओके, तो हमने देखा था रिस्क क्या होता है, एक तो मार्केट रिस्क होती है, एक ओन रिस्क होती है। ओके, मार्केट रिस्क मतलब सिस्टमैटिक रिस्क, ओन रिस्क मतलब अनसिस्टमैटिक रिस्क। ओके, तो लेट्स से मार्केट रिस्क है तो उसको डिनोट करेंगे वेरिएंस ऑफ मार्केट। मार्केट रिस्क को मैं डिनोट कर रहा हूं वेरिएंस ऑफ मार्केट। ओके, इसको इधर लिख लेता हूं। मार्केट रिस्क इज डिनोटेड बाय, पहली चीज मैंने क्या होता है, रिस्क को मेजर करेंगे वेरिएंस से। ओके,
तो मार्केट रिस्क क्या भाई, वेरिएंस ऑफ मार्केट। ओके, ये मार्केट का वेरिएंस है। अब मुझे रिस्क किसकी कैलकुलेट करनी है, मुझे रिस्क सिक्योरिटी की कैलकुलेट करनी है। ये मार्केट का वेरिएंस है, मुझे रिस्क किसकी कैलकुलेट करनी है, सिक्योरिटी की रिस्क कैलकुलेट करनी है। तो मुझे मार्केट और ये सिक्योरिटी के बीच में रिलेशन पता लगाना पड़ेगा। क्या है रिलेशन, किससे डिनोट होता है, बीटा से, मार्केट और सिक्योरिटी के बीच का। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बीटा से। ओके, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। पहले चीज मुझे सिक्योरिटी की रिस्क चाहिए। ओके, सो दैट इज व्हाट, वेरिएंस ऑफ सिक्योरिटी। ओके, वेरिएंस ऑफ सिक्योरिटी चाहिए, दैट इज ओके, वो चाहिए। तो उसके लिए हमने बीटा से मल्टीप्लाई किया स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट, सॉरी वेरिएंस ऑफ मार्केट को। अब ये हमें स्क्वायर में चाहिए, ये भी स्क्वायर में, तो हम बीटा को भी स्क्वायर में करेंगे। ओके, तो हमारा फॉर्मूला क्या हुआ, सिस्टमैटिक रिस्क कैलकुलेट करने का, मार्केट सिस्टमैटिक रिस्क कैलकुलेट करने का, सिक्योरिटी की सिस्टमैटिक रिस्क कैलकुलेट करने का हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, बीटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट, सॉरी वेरिएंस ऑफ मार्केट। ओके, तो इससे हमारी सिस्टमैटिक रिस्क कैलकुलेट होगी। अगेन वापस मैं बताता हूं। ओके, ये मैंने मिटा दिया था, सॉरी। तो रिस्क जो होती है किसी भी सिक्योरिटी की दो होती है, सिस्टमैटिक रिस्क, अनसिस्टमैटिक रिस्क। ओके, सिस्टमैटिक रिस्क बोल सकते हैं मार्केट रिस्क। तो वो कैसे कैलकुलेट होती है, तो मार्केट की जो रिस्क होती है मल्टीप्लाई बाय बीटा, बीटा ऑफ सिक्योरिटी। तो ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है। ओके, तो इस तरह से हमारी सिस्टमैटिक रिस्क कैलकुलेट होती है। ओन रिस्क या अनसिस्टमैटिक रिस्क वो किससे डिनोट होती है, वो वेरिएंस ऑफ, उसको ई से डिनोट करते हैं। क्योंकि यहाँ पे भी हमने देखा, इसको हमने ई से डिनोट किया, ये भी अनएक्सपेक्टेड फैक्टर है, इसको भी उससे ई से डिनोट करेंगे। तो ये वेरिएंस ऑफ ई, सिक्योरिटी का ही वेरिएंस है ये फॉर अनसिस्टमैटिक पार्ट। ओके, तो टोटल रिस्क क्या हुई, तो हमने देखा था टोटल रिस्क जो होती है किसी भी सिक्योरिटी की क्या होती है, सिस्टमैटिक रिस्क प्लस अनसिस्टमैटिक रिस्क। एक सिक्योरिटी की जो टोटल रिस्क है दैट इज सिस्टमैटिक रिस्क, अनसिस्टमैटिक रिस्क। सिस्टमैटिक रिस्क कैसे कैलकुलेट करनी है, तो यहां पे हम देखते हैं सिस्टमैटिक रिस्क मतलब मार्केट का जो ये है वेरिएंस। तो सिस्टमैटिक रिस्क मार्केट से रिलेटेड होती है। तो मार्केट की रिस्क क्या है, मार्केट की रिस्क है वेरिएंस, वेरिएंस ऑफ मार्केट। अब हमें तो सिक्योरिटी स्पेसिफिक देखनी है, तो हम क्या करेंगे, इसको बीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, बीटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो सिस्टमैटिक रिस्क के लिए हमारा क्या फॉर्मूला हो गया, बीटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वेरिएंस ऑफ मार्केट का स्क्वायर, सॉरी वेरिएंस ऑफ मार्केट। ओके, ये हमारा सिस्टमैटिक रिस्क का फॉर्मूला हुआ। अनसिस्टमैटिक रिस्क वो है वेरिएंस, दैट इज फॉर दोस कंपनी स्पेसिफिक फैक्टर्स। ओके, तो ऐसा करके हमारी टोटल रिस्क आ जाएगी। ओके, अगर क्वेश्चन में टोटल रिस्क लिखी है, सिस्टमैटिक रिस्क आप कैलकुलेट कर लेते हो, तो टोटल रिस्क माइनस सिस्टमैटिक रिस्क आपके अनसिस्टमैटिक रिस्क आ सकती है। ओके, तो इस तरह से हमें इंडिविजुअल सिक्योरिटी का रिस्क और रिटर्न कैलकुलेट करना है। तो रिटर्न फंडा क्लियर है। रिस्क में अगेन रिस्क होती है किसी भी सिक्योरिटी रिस्क, एक सिस्टमैटिक होती है, एक अनसिस्टमैटिक होती है। सिस्टमैटिक मतलब मार्केट रिस्क, अनसिस्टमैटिक मतलब ओन रिस्क। तो सिस्टमैटिक रिस्क हम मार्केट के लिए लेंगे, मार्केट का रिस्क क्या थी, वेरिएंस ऑफ मार्केट, ये तो मार्केट का हो गया। अब मुझे अपने सिक्योरिटी का देखना है, तो हमें बीटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये स्क्वायर में, तो हमने इसको बीटा को भी स्क्वायर करके, तो हमारा सिस्टमैटिक रिस्क आ गई। और अनसिस्टमैटिक इज डिनोटेड बाय द वेरिएंस, और ये ई मतलब अनएक्सपेक्टेड टर्म्स होती है उनका। ओके, इन दोनों की जो टोटल होती है दैट इज योर टोटल रिस्क। तो इस तरह से आप सिक्योरिटी की टोटल रिस्क कैलकुलेट करोगे। ओके, तो आई होप इस वीडियो में आपको क्या क्या चीज क्लियर हो गई होगी। पहले तो ये शार्प मॉडल क्यों डेवलप हुआ, ओके, और शार्प मॉडल क्या बताता है कि रिटर्न कैसे कैलकुलेट करना है और रिस्क कैसे कैलकुलेट करनी है। तो मैंने आपको पहले कंसेप्ट समझाया, फिर बताया कि फॉर्मूला किस तरह से डेराइव हुआ है। ओके, तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा और आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। अब आगे आने वाले वीडियोस में हमने पोर्टफोलियो रिस्क और रिटर्न देखेंगे, फिर देखेंगे कि ऑप्टिमल पोर्टफोलियो कैसे डेराइव करते हैं शार्प इंडेक्स मॉडल को यूज करते हुए। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ओके, थैंक्स अ लॉट।